मैं ज्योत्सना यादव आज के इस कार्यक्रम के सभी अतिथियों का एवं सभी जुड़े हुए सदस्यों का स्वागत करती हूँ। कि हम सभी जानते हैं, जैसी चाह वैसी वहाँ राह, अर्थात हमारी मन की इच्छा शक्ति ही हमारा सफलता का द्वार खोलती है। इसी पर आधारित आज का हमारा विषय है सफलता का रहस्य, इच्छा शक्ति। आज इस कार्यक्रम के विषय पर हमें मार्गदर्शन देने के लिए आदरणीय श्री देवेंद्र प्रताप सिंह गौतम जी आए हैं। व्याख्याता विज्ञान के पद पर शासकीय हाई स्कूल संडेल, विकास खंड करतला, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ कार्यरत हैं। आज के कार्यक्रम का प्रारंभ गीत से करना चाहूंगी। इसके लिए मैं मेरी मित्र दुहिता साहू को आमंत्रित करती हूँ। दुहिता साहू। Good evening everyone. My name is Duhita Sahu, class 9th from Raipur. संकल्प हो हमारा, संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान ही बनेंगे। संकल्प हो हमारा, संकल्प हो हमारा, बौद्ध जैन मुस्लिम हिंदू या सिख ईसाई, बौद्ध जैन मुस्लिम हिंदू या सिख ईसाई, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई, सबसे गले मिलेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, हम एक ही गगन के चमके हुए सितारे, हम एक ही गगन के चमके हुए सितारे, लगते हैं कितने प्यारे, लगते हैं कितने प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, हम एक ही चमन के हैं फूल न्यारे न्यारे, हम एक ही चमन के हैं फूल न्यारे न्यारे, लगते हैं कितने प्यारे, लगते हैं कितने प्यारे, खिलते रहे खिलेंगे, खिलते रहे खिलेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, मंदिर तो एक ही है, दीपक है न्यारे न्यारे, मंदिर तो एक ही है, दीपक है न्यारे न्यारे, लगते हैं कितने प्यारे, लगते हैं कितने प्यारे, जलते रहे जलेंगे। संकल्प हो हमारा, संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा, संकल्प हो हमारा। थैंक यू। इस प्रस्तुतिकरण के लिए मैं दुहिता को धन्यवाद करती हूँ। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले वक्ता के रूप में आदरणीय श्री देवेंद्र प्रताप सिंह गौतम सर जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद ज्योत्सना। और इस कार्यक्रम को
के संयोजक गोपी को भी मेरा धन्यवाद कि मुझे यह अवसर प्रदान किए कि मैं यहाँ कुछ शब्द आप लोग से शेयर कर सकूं। साथ में ही इस कार्यक्रम को सहयोग प्रदान करने वाले शासकीय महाविद्यालय बरपाली व विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के सहयोगकर्ताओं को मेरा धन्यवाद कि इतना सुंदर और बढ़िया कार्यक्रम आप लोग बच्चों के लिए यहाँ पर करवा रहे हैं। प्रतिदिवस के पढ़ाई के उपरांत एक दिवस सामान्य विषयों पर रखना बहुत अच्छा विचार आप लोग का रहा है। तो जैसा कि हर व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित सभी बच्चों को भी बहुत प्यार की ओर यहाँ पर अपने लगन से पढ़ाई के लिए एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म में उपस्थित हुए हैं। तो मैं आप लोगों को आज ऐसे चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में सभी जानते हैं और यह सभी में विद्यमान होती है, परंतु इसका अनुपात किसी में ज़्यादा किसी में कम होती है। इच्छा शक्ति जैसा कि मैंने कहा कि सभी में होता है, परंतु किसी में इसकी प्रबलता होती है और किसी में कमी होती है। सही आचरण, सही तरीके के जीवनचर्या, विचार, इच्छा और यह सभी चीज़ सही रखने पर हमारी जो इच्छा शक्ति है वह भी प्रबल हो सकती है। एक सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। तो सभी लोग यहाँ जो जुड़े हैं वे भी, जो नहीं जुड़े हैं वे भी अपने जीवन में एक निश्चित स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, एक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। सफलता का पर्याय हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। जैसे यहाँ छात्र बहुत सारे जुड़े हैं, छात्रों के लिए एक छोटा सा जो सफलता परीक्षा को अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करना हो सकता है। तो किसी के लिए सफलता का आशय जीवन के भौतिक सुख सुविधाओं को ग्रहण करना, प्राप्त करना हो सकता है। किसी के लिए कोई ऐसा पद जो उसके इच्छा में हो, उसके मन मानस में हो, उसको प्राप्त करना, जैसे IAS का पद प्राप्त करना। ऐसे बहुत सारी इच्छाओं से उत्पन्न एक निश्चित आयाम हर कोई अपना अलग रखता है, जिसको प्राप्त करने के लिए वह प्रयास करता है। और सफल वही होता है जो लगातार उसमें प्रयत्न करते रहता है। जिसको प्रयास जैसा प्रयास होता है उसको वैसी सफलता मिलती है। तो प्रयास में लगे रहने पर बहुत सारे कारक कार्य करते हैं किसी सफलता को प्राप्त करने के, परंतु इन सब में एक महत्वपूर्ण है इच्छा शक्ति। अब हम प्रायः देखते हैं हर व्यक्ति अपने चाहे गए वस्तु को प्राप्त करने के लिए कार्य प्रारंभ करता है, लगन से उसमें लगा रहता है। कुछ समय उपरांत हर प्रयास में कुछ न कुछ बाधाएं अवश्य आती हैं। उनमें से कुछ लोग उन बाधाओं से थक कर, उन बाधाओं से डर कर उस अपने इच्छित वस्तु की तरफ अग्रसर होना छोड़ देते हैं, परंतु कुछ अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उस ओर अग्रसर होते रहते हैं, सभी समस्याओं का सतत समाधान करते हुए उसको प्राप्त करते हैं। तो इच्छा शक्ति एक प्रबल शक्ति है जो हमें एक निश्चित मार्ग पर लगे रहने के लिए प्रेरित करते रहती है। तो इसी पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सफलता से प्रारंभ करते हैं और इसमें इच्छा शक्ति का क्या योगदान है, कैसे हम इच्छा शक्ति को अपने पहचान सकते हैं कि हम में इच्छा शक्ति कितनी है और हम इच्छा शक्ति को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, इस पर भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। आ रहे हैं ना? यस सर, आ रहे हैं।
बीच में किसी कारणवश अगर मेरा आवाज रुक जाए तो आप लोग जरूर उसको बताएंगे। तो हमारा जो मुख्य बिंदु है वह है सफलता का रहस्य, इच्छा शक्ति। तो हम जानते हैं सफलता एक झटके से प्राप्त होती नहीं है, इसके लिए हमें सतत प्रयास करते रहना पड़ता है। लगातार प्रयास से ही हमें सफलता मिलती है। एक एक पद हम आगे बढ़ते जाते हैं और सफलता की ओर नजदीक बढ़ते जाते हैं। हर पद के लिए, हर जो निश्चित हमारा मापदंड है जिसको हम सफलता के दृष्टि से देखते हैं, उसके लिए आवश्यक चीज़ों का हम संग्रह करते रहते हैं। उदाहरण के लिए मान लो किसी नाव बनाने वाले को एक उत्कृष्ट नाव बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहले वह क्या चाहेगा कि उसके पास उचित औजार हो। उसके बाद चाहेगा कि उसके पास अभिष्ट लकड़ी या तना हो जिसको वह एक नाव का शक्ल दे सके। अब इसमें काम में जुट जाने के बाद हो सकता है एक दिन वह बहुत मेहनत से काम करे, 2 दिन बहुत मेहनत से काम करे, तो तीसरे दिन उसको महसूस होता है कि उसकी जो औजार हैं वह कुंद पड़ते जा रहे हैं। तो उसको इसमें क्या करना पड़ता है, अपने औजार को हार करते रहना पड़ता है। ऐसे ही कई समस्याएं उसके पग में आते रहती हैं और अगर इन समस्याओं से वो हार जाए तो उसकी नाव कभी भी तैयार नहीं हो सकती। परंतु उसकी इच्छा शक्ति होती है, उसको एक सफलता का एक चित्र उसके दिमाग में हमेशा रहता है कि एक सुंदर नाव उसके पास होगी, वह लहरों पे उससे सवारी करेगा। यह उसको उस राह में लगाए रखती है और वह कार्य करता है। तो किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो यश हो, धन हो या अन्य कोई सफलता का आयाम हो, हमें लगातार कार्य करना पड़ता है और इस लगातार कार्य में लगे रहने के लिए हमारी इच्छा शक्ति हमें प्रेरित करते रहती है। तो किसी सफलता को अगर हम देखें तो सफलता प्राप्त करने से पहले सबसे पहले हमें हमारे अंदर एक इच्छा जागृत होती है कि कुछ अभिष्ट वस्तु की मुझे चाहत है या कुछ अभिष्ट पद की मुझे चाहत है। एक साधारण से छोटे बच्चे के लिए अगर देखें तो जो कक्षा में पढ़ रहा है तो उसके लिए एक साधारण सी सफलता का आयाम होगा कि वह क्लास में प्रथम आए। तो एक छोटे बच्चे की इतनी सोच हो सकती है। एक पूरी तरह से विकसित मनुष्य का सोच हो सकता है कि वह जीवन के सभी अभिष्ट सुख को प्राप्त करे, वह उसकी सफलता का एक लक्ष्य हो सकता है। तो जैसी इच्छा होती है वैसा लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और लक्ष्य एक बार निर्धारित हो जाए तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, मेहनत करता है, उसके लिए आवश्यक चीजों को वह संग्रहित करना प्रारंभ करता है, एक दिशा निश्चित करता है कि वहां तक हमें किस तरह से पहुंचा जा सकता है। उस दिशा पर कार्य करने के लिए वह कार्य योजना बनाता है। अपने पूरे लक्ष्य के लिए तो तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी निश्चित प्राप्य तय करता है, जहां तक वह पहुंचकर अपने मन को एक खुशी दे सके कि मैं इस पद पे अग्रसर होता हूँ। इसके लिए वह योजना बनाता है और इन सभी को में कार्य करते रहने के लिए इच्छा से लक्ष्य का निर्धारण, लक्ष्य से प्रयास, लक्ष्य की तरफ प्रयास के लिए दिशा निर्धारण और दिशा के लिए योजना का बनाया जाना, ये सबको जो शक्ति प्रदान करती है वह है हमारी इच्छा शक्ति। बिना इच्छा शक्ति के ये सारे काम बेमाने हैं, क्योंकि कुछ समय बाद निश्चित रूप से समस्याएं आएंगी और जिससे हम डर कर, भयभीत होकर
हम उस कार्य की ओर, उस लक्ष्य की ओर बढ़ना बंद कर देते हैं और फिर वह लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता और सफलता में हम पीछे रह जाते हैं, हम सफल नहीं हो पाते। तो सफलता की चाबी इन सभी में क्या लक्ष्य, सफलता की चाबी है क्या लक्ष्य निर्धारित कर देना ही हमें निश्चित कर देगा कि हम सफल हो जाएंगे? क्या किसी चीज की इच्छा कर लेना ही हमें सफलता को प्राप्त करने में मदद करेगा? तो इसमें कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु है? इच्छा शक्ति हम क्यों ले रहे हैं? तो जीवन के सभी क्षेत्रों में हम देखते हैं कि केवल मुट्ठी भर लोग ही वास्तव में सफल होते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, क्योंकि तुम लोग बच्चे हो इसलिए बार बार मैं कक्ष का उदाहरण ले रहा हूँ। एक कक्षा में 40 लगभग बच्चे होते हैं और शिक्षक उनको, एक शिक्षक इन 40 बच्चों को पढ़ाता है। उसकी पढ़ाने की शैली एक बराबर ही होती है और वे सभी शिक्षक को एक बराबर पढ़ाते हैं। उनमें से कुछ बच्चे विषय वस्तु को आसानी से ग्रहण करते हैं और कुछ कठिनाइयों के साथ ग्रहण करते हैं। उनमें भी जो आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, यह जरूरी नहीं कि वही प्रथम आए। जो कठिनाई से ग्रहण कर लेते हैं यह भी जरूरी नहीं कि वही प्रथम आए, परंतु कक्षा में प्रथम तो एक ही आता है। तो कुछ लोगों को ये प्रथम आ जाना, इसके पीछे क्या कारण है? तो अगर हम बारीकी से देखें तो सभी में उनकी इच्छा शक्ति ही एक प्रबल शक्ति है जो उनको इस ओर लगाए रहती है। क्योंकि कक्षा में केवल एक होशियार हो ऐसा तो नहीं है। तो कक्षा में कम से कम 4 या 5 बच्चे ऐसा होते हैं जो होशियार होते हैं और सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। उनमें भी जिनकी इच्छा शक्ति सबसे ज्यादा सुदृढ़ होती है वे उसको आसानी से प्राप्त करते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में सफलता का परिमाण उसकी इच्छा शक्ति के विकास के अनुपात में होता है कि उसके अंदर उसकी इच्छा शक्ति का विकास कितना हुआ है। अब देखो, इच्छा शक्ति का विकास कहने का आशय है कि प्रत्येक व्यक्ति में इच्छा शक्ति होती है। हर व्यक्ति कोई ना कोई इच्छा करता है और उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए उसका मन उसको प्रेरित करते रहता है। तो हर के में इच्छा शक्ति तो होती है, परंतु इस इच्छा शक्ति का अनुपात कैसा है? किसमें इच्छा शक्ति सुदृढ़ है, किसमें कमजोर है और किसमें बहुत ही नगण्य है? यह निश्चित करता है कि वह व्यक्ति सफलता को प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा। साधारण रूप से चमत्कारिक उन्नति वाले लोग के चरित्र का यदि हम अध्ययन करें तो पाएंगे कि हर मामले में उनकी इच्छा शक्ति ने ही उनमें रूपांतरण और उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है। इसीलिए हम आज जो ये विषय ये हैं वह इच्छा शक्ति को इसमें केंद्र बिंदु रखा गया। तो इच्छा शक्ति, आखिर इच्छा शक्ति एक ऐसा तत्व है जिसके द्वारा इस संसार में नाना प्रकार की शक्तियां हर चीज को प्राप्त करने के लिए अगर हमारे अंदर उस इच्छा होगी और उस इच्छा शक्ति होगी तभी हम उस वस्तु को, उस चीज को प्राप्त कर पाएंगे। इच्छा शक्ति के बिना पौरुष जागृत नहीं होता। किसी चीज को करने की दृढ़ सामर्थ्य जागृत नहीं हो सकता और पुरुषार्थ के बिना कोई महत्वपूर्ण सफलता हासिल नहीं हो सकती। जिनकी इच्छा शक्ति प्रबल है वह साधनहीन होते हुए भी उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहते हैं। इसके अनेक उदाहरण तुमको अपने जीवन का मिलते रहता है कि देखे होंगे कि कोई बहुत कमजोर तबके का व्यक्ति है परंतु अपने लगन से एक ऊंचा पद हासिल किया। इसी तरह अनेक उदाहरण तुमको मिलते रहेगा। कई ऐसे विकलांग हैं जो आज एवरेस्ट तक की चढ़ाई कर चुके हैं। तो इसके बल पर क्या किसी विकलांग को पूरी साथ उसके पहाड़ चढ़ने का औजार और सारी चीज दे देने बस से वह पहाड़ चढ़ सकता है? कुछ दूर जाने पर वह थकान महसूस करेगा, अपने शरीर को कोसेगा और वह ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ऊपर तक कौन पहुंचता है? ऊपर तक वह पहुंचता है जो सभी बाधाओं को दरकिनार करते हुए अपनी इच्छा शक्ति के बल पर आगे बढ़ता रहता है। अगर मनोविज्ञान के संदर्भ में हम देखें तो
जो विल पावर, अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको, विल पावर कहते हैं। तो मनोविज्ञान के संदर्भ में इच्छा शक्ति वह संज्ञानात्मक प्रक्रम है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी कार्य को किसी विधि या अनुसरण करते हुए करने का प्रण करता है। संकल्प मानव की एक प्राथमिक मानसिक क्रिया है, इसके बिना हम किसी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। इच्छा शक्ति किस प्रकार हमारी मदद करता है? इच्छा शक्ति हमें निरंतर प्रेरित करते रहता है। हर चीज को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा तो हमारे अंदर पहले ही रहती है, तभी हम उसका आशा करते हैं कि यह हमें प्राप्त हो जाए। यह प्रेरणा निरंतर कब बनी रहती है? इच्छा शक्ति ही उसे निरंतर बनाए रखती है। तब तक नहीं थकना है जब तक कि वह हासिल ना हो जाए। ऐसी प्रेरणा इच्छा शक्ति के बल पर मिलती रहती है। उस इच्छित लक्ष्य की तरफ हमें प्रवृत्त करने का काम इच्छा शक्ति करती है। जब भी हम दुखों से घिर जाएंगे, समस्याओं का सामना करेंगे, तो हमें थकने नहीं देती इच्छा शक्ति। कौशल हासिल कराती है। इच्छा शक्ति हमें उस लक्ष्य की ओर प्राप्त पहुंचने के लिए जो निश्चित कौशल है उसको हासिल करने में मदद करती है, सामर्थ्यवान बनाती है। जब कौशल हासिल हो जाता है तो आदमी क्या होता है? सामर्थ्यवान बनता है। और सामर्थ्यवान व्यक्ति के लिए कोई भी चीज प्राप्त करना असंभव नहीं है। मानसिक संकल्प का शोधन लिखा गया है, शोधन करती है, यानी जिसका मानसिक संकल्प, यानी इच्छा शक्ति क्या है? संकल्प है। जैसे हम कसम खाते हैं वैसे ही इसको, अब कसम तो नहीं कर, संकल्प है, मन में एक दृढ़ इच्छा है जिसको प्राप्त हमको करना ही है, चाहे स्थितियां कितना भी विषम हो, कितना भी विषम परिस्थिति हो, हमको उसको प्राप्त करना है। एक मानसिक संकल्प मन में सतत बना रहता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यह चित्र दशरथ मांझी जी का है। आप लोगों ने भी समाचार के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से इनके बारे में जाना होगा। इनके ऊपर पिक्चर भी बन चुकी है। तो इनका क्या खासियत था? क्या ये पूर्ण रूप से साधन संपन्न थे अपने कार्य को करने के लिए? क्या उनके पास पुरस्कृत औजार थे वह कार्य जो इन्होंने किया उसको करने के लिए? तो इन्होंने क्या किया था? यह एक पहाड़ को काट कर वहां रास्ता बनाया। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने गलहौर घाटी के पहाड़ को काट कर 22 सालों की मेहनत से, केवल साधन के रूप में उनके पास क्या था? छीनी था और हथौड़ा था। केवल इतने ही साधन से उन्होंने एक असंभव लगने वाले कार्य को कर लिया। तो इनके में कितना इच्छा शक्ति रहा होगा कि 22 साल तक भी उनको कुछ इच्छा शक्ति ने थकने नहीं दिया। हर सुबह जब उठते रहे होंगे तो एक और मन करता होगा कि ये काम को छोड़ दें, परंतु अंतःकरण से आवाज उठती है, इच्छा शक्ति कहती है कि नहीं, ये काम मुझे करना है। तो जिनमें दृढ़ इच्छा शक्ति होती है उसमें उनमें एक विशिष्ट अनुशासन है। वह अपने कार्य को निरंतर करते रहता है। उसमें समय की पाबंदी होती है। हमेशा देखोगे इसकी इच्छा शक्ति सूर्य है, वह समय को पाबंद होता है। इनको माउंटेन मैन का भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया। दशरथ मांझी इनका नाम है। इसको एक, जैसे आप आजकल भ्रम में हम जीते हैं। कैसे भ्रम में? हम हीरो की जहाँ कल्पना करते हैं, कहीं हीरो की शब्द का बात आता है, हमें सीधा क्या दिखता है? फिल्म के हीरो का चेहरा सामने आता है। परंतु वास्तव में हीरो कौन है? दशरथ मांझी जैसे लोग हमारे हीरो होने चाहिए, जिनसे हमें कुछ प्रेरणा मिले। क्या फिल्म देखने से हमें प्रेरणा मिलती है? फिल्म देखने से केवल हमें इंटरटेनमेंट मिलता है। तो हमारे
हीरो की परिभाषा आज बदल कर केवल यह रह गई है कि फिल्म में जो एक्टर होता है वह हीरो हो गया है, जबकि वास्तव में हीरो की परिभाषा क्या है? जिसके मार्ग पर हम चलने का सोचें, जिसको हम एक प्रतीक के रूप में, एक प्रेरणा के रूप में रखें, वह हमारा हीरो होना चाहिए। हमारे आसपास कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। कई सारी ऐसी हस्तियां हैं जिनको देखकर मनुष्य प्रेरित होता है। अब देखियो, यहाँ हस्तियां कहने से आशय मेरा बिल्कुल भी फिल्म के हीरो लोग से नहीं है, समझ गए ना। हस्तियां कहने से आशय है जैसे दशरथ मांझी जैसे लोगों के लिए मैंने यहाँ पर ये शब्द उपयोग किया है। उसी तरह आप लोगों ने गोविंद जायसवाल नाम सुना होगा। ये IAS ऑफिसर हैं, गोवा में है पोस्टेड, इनका नाम सुना होगा। ऐसे लोगों के लिए मैं यहाँ पर हस्तियां शब्द यूज किया हूँ। तो ये क्या है? ऐसे प्रभावशाली हस्तियों का उदाहरणों को मन में बसाकर हम संघर्ष के पद पर भी आनंद से चल सकते हैं। तो इच्छा शक्ति को बनाए रखने के लिए ऐसी कुछ प्रेरणाएं हमारी आवश्यक होती हैं जिनसे हम प्रेरित होते रहें। हर कठिनाई को पार करने के लिए मनुष्य की इच्छा शक्ति का दृढ़ होना बहुत ही जरूरी है। अगर उसके मन में विजय होने का भाव ही अडिग नहीं होगा तो वह वास्तव में भी विजय नहीं पा सकता। मनुष्य की इच्छा शक्ति से उसे निरंतर प्रोत्साहित करते रहती और कभी हार न मानने की शिक्षा देती रहती। ऐसा ही एक उदाहरण हम या प्रेरणा ले सकते हैं। एक साधारण सी चींटी है जो हर घर में पाई जाती है। इसका जब यह भोजन संग्रह करती है तो आप देखे होंगे कितने बार ही गिरती है परंतु अपना मार्ग नहीं छोड़ती है। कितने बार भी इसको आप इसके मार्ग को साफ कर दो, इसको हटा दो, झाड़ू लगा दो, परंतु फिर इनके लाइन के लाइन उस मार्ग पर बन जाती है। किसी दीवार पर खाना चढ़ाते हुए चींटी को देखे होंगे, कितने बार ही उसका जो दाना है वो गिरता है, उसे लेकर वह फिर दोबारा प्रयास करती है और जब तक वह उसे लेकर ना जाए तब तक प्रयास करते ही रहती है। हर चीज में इच्छा शक्ति के रूप में इसको एक मान्य प्रतीक के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि ये इनका देखे होंगे वजन भी उठाने में ये हम अपने से 10 गुने ज्यादा वजन को उठा सकती है और कभी ना हार मारने वाले कार्य इनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था, अभी एक नाम मैंने कहा गोविंद जायसवाल। तो यहाँ जो पीछे बैठे हुए हैं रिक्शा में, ये गोविंद जायसवाल हैं। ये IAS अफसर हैं, गोवा में पोस्टेड है। इन और सामने रिक्शा में हैंडल पकड़े बैठे हैं, वो उनके पिताजी हैं नारायण जायसवाल। ये काशी के रहने वाले हैं। तो यहाँ इच्छा शक्ति के उदाहरण में इन दोनों को लेने का आशय है कि मैंने पहले कहा हमको प्रेरणा लेने के लिए कुछ हीरो बनाने चाहिए, तो हमको ऐसे लोगों को हीरो बनाने चाहिए जिनमें दोनों ही हीरो हैं। कैसे में हीरो हैं? पीछे बैठे हुए जो हैं IAS अफसर, वे साधन शून्य होते हुए भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम है अपने इच्छा शक्ति बल पर। कैसे? कई समय ऐसा आया जब वो दिल्ली जाकर कोचिंग करने गए तो उनके पिताजी के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर सके। तब कई समय, कई दिन और कई हफ्ते ऐसे उनके साथ बीते कि उनको एक टाइम का खाना बंद करना पड़ा। उन्होंने अपने कोचिंग काल के दौरान चाय छोड़ दिया। तो समस्याएं तो आती हैं, उनका समाधान हमें करना पड़ता है। तो पीछे वाले की इच्छा शक्ति प्रबल थी, वह साधन शून्य होते हुए भी अपने इच्छित पद को प्राप्त किए। उनसे भी बड़ा इच्छा शक्ति उनके सामने जो है व्यक्ति, उनके पिताजी, उनकी थी, क्योंकि वह एक सामान्य रिक्शा चालक होते हुए भी अपने बेटे को स्कूल की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, फिर कोचिंग के लिए दिल्ली तक पढ़ाने का प्रयास, ये प्रयत्न किए और अपने जितना भी सक्षम
भी थे उतना उन्होंने अपना कार्य किया। तो एक काशी के थे और उनकी सफलता किसमें थी? पहले वाले जो आईएएस अफसर की सफलता हुई जब वो आईएएस के पद में आ गए। उनके पिताजी की सफलता हुई जब उनका बेटा आईएएस के लिए चयनित हो गया। 2007 बैच के आईएएस हैं और पहले ही अटेम्प्ट में 48वां रैंक हासिल किए थे इन्होंने। तो ऐसे प्रबल इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति का हम उदाहरण अपने मन में हमेशा बनाए रखना चाहिए, जो हमें प्रेरित करते रहे। अब हम अपने अंदर इच्छा शक्ति को कैसे जान सकते हैं? पहले ही मैं बताया कि अनुशासन एक बहुत बड़ा मापदंड है किसी व्यक्ति की इच्छा शक्ति को नापने का। कोई अनुशासित है, अपने उठने बैठने खाने पीने सभी चीजों में अनुशासित है, तभी ये जान लो कि उसके अंदर इच्छा शक्ति प्रबल है। और जो अनुशासित नहीं है, जो बहुत निष्क्रिय पड़ा रहता है, उसके अंदर इच्छा शक्ति बहुत कम है। तो इच्छा शक्ति को निर्धारित करने वाले प्रश्न जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न, सभी क्या है, समय प्रबंधन से यहाँ पर प्रश्न ज्यादा है, क्योंकि अनुशासन का एक मापदंड अगर निर्धारित करना चाहें तो हम समय को एक बहुत बड़ा मापदंड मान सकते हैं। क्या हमारे सोकर जागने का समय निर्धारित है? क्या आप निश्चित समय पे जागते हैं? कोई जरूरी नहीं कि आप 4 बजे प्रातः उठें, परंतु एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति जब निश्चित कर लेता है कि मेरे को इतने बजे उठना है और अपना अध्ययन कार्य करना है। अब अध्ययन यहाँ बोल रहा हूँ, इसका ऐसा यह नहीं है कि जो अध्ययन नहीं करता वो सफलता हासिल नहीं करता। भाई जितने बड़े हैं जो अपनी शिक्षा पूरी कर चुके हैं, उनके लिए सफलता के मायने अलग होते हैं, तो उनके लिए साधन भी अलग होंगे। यहाँ मैं पढ़ने का उदाहरण इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अधिकतर आप लोग स्कूली बच्चे यहाँ पर शामिल हुए। तो एक निश्चित समय आप निर्धारित करना जरूरी है, और अगर आपको लगता है कि आप उस समय खुद के बनाए हुए समय का पालन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब निश्चित रूप से आपका इच्छा शक्ति कमजोर है। क्या हम निर्धारित समय पर भोजन करते हैं? तो हर चीज का समय निश्चित है कि नहीं, यानी हम अनुशासित हैं कि नहीं, यह जानना जरूरी है। अगर हर चीज का समय निश्चित नहीं होगा तो हम कुछ निर्धारित किए हुए कार्य को पूर्ण कर पाने में असफल होंगे। उसको निश्चित जितना समय चाहिए वह हम नहीं दे पाएंगे। क्या हम दिन में अन्य काम भी निर्धारित समय पर करते हैं? हर कार्य के लिए एक समय निर्धारित करने का काम क्या हम हर दिन प्रतिदिन करते हैं और उस पर वैसे ही चलते हैं जैसा हमने सोचा है? क्या हम काम को कल पर डाल देते हैं? तो जो प्रबल इच्छा शक्ति वाले हैं वो काम को आज ही जिस समय उसको निर्धारित किया है, जितना समय दिया है उतने समय में ही करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, और जो टाल देते हैं वो निश्चित रूप से उनकी इच्छा शक्ति बहुत कम है। अवगुण, अगर हम में ये निम्न अवगुण हैं तो हम निश्चित रूप से हमारी इच्छा शक्ति बहुत पिछड़ी हुई है। सर स्क्रीन लॉक हो गया है आपको, चल नहीं रहेगा? अभी कुछ चेंज हुआ नहीं? अच्छा एक सेकंड में, कितने टाइम हुआ है लॉक हुआ? थोड़ी देर हुआ है। बाकी बच्चों को दिख रहा है क्या स्क्रीन? नो सर, नो सर, नो। मेरे को फिर से रिज्वाइन करना पड़ेगा लग रहा है। देख लीजिए। बहुत टाइम हो गया क्या कि अभी छुआ? नहीं, कुछ सेकंड हुए हैं बस। हाँ एक सेकंड, अभी कुछ दिख रहा है क्या? हाँ आपका फोटो आ गया, अब शेयर करिए आप। अच्छा ठीक है। अब दिख रहा है क्या स्क्रीन? Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो हम इन अवगुणों के बारे में चर्चा कर रहे थे कि चिड़चिड़ापन, आवेश, आलस्य और जल्दबाजी, ये हमारी इच्छा शक्ति का एक मापदंड है कि इतने चीजें अगर होंगी तो इच्छा शक्ति निश्चित रूप से आप में कम है, और इन्हीं का आप अगर मैनेजमेंट कर पाए तो आपको इच्छा शक्ति निश्चित रूप से बढ़ेगी। अनुशासन आप में हो,
समय का पालन करें और ये अवगुणों से बचें, तो आपके अंदर जो इच्छा शक्ति है निश्चित रूप से बढ़ेगी। अब हम देखते हैं कि निश्चित रूप जो इच्छा शक्ति है वो बढ़े कैसे उसको बढ़ाया जाए। ऐसे कुछ कारक हैं क्या जिससे हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो इच्छा शक्ति को बढ़ाने का जो उपाय है, यहाँ जो हम देख रहे हैं वह साधारण उपाय हैं, और दूसरा पहलू जो इच्छा शक्ति को बढ़ा सकता है वह आध्यात्मिक विकास है। तो आध्यात्मिक विकास के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनको यहाँ पर शामिल इसलिए नहीं किया हूँ क्योंकि हर चीज के लिए एक गुरु होता है। जैसे मैं विज्ञान को पढ़ाता हूँ तो विज्ञान की जानकारी मुझको हो तो मैं विज्ञान पढ़ाता हूँ, वैसे ही आध्यात्मिक पहलू को चर्चा करने के लिए जैसे गोपी यहाँ पर है, वह विवेकानंद आश्रम वालों से संपर्क करके ऐसा क्लास रख सकते हैं जो आध्यात्मिक शक्ति से मतलब इच्छा शक्ति किसी तरह बढ़ाया जाता है, इस पर चर्चा कर सकें। मैं केवल यहाँ पर यह बता सकता हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी पुस्तक है इच्छा शक्ति और उसका विकास। यह स्वामी बुद्धानंद जी द्वारा लिखा गया है और हर दुकान में, हर मार्केट में यह मिलता है। इस पुस्तक को अवश्य एक स्टूडेंट के रूप में आप लोग को पढ़ना चाहिए। इसमें इच्छा शक्ति को बढ़ाने का आध्यात्मिक पहलू पर बहुत अच्छा विचार किया गया है। तो हम साधारण तौर पे एक छात्र के रूप में क्या कर सकते हैं। पहला है दृढ़ता पूर्वक नियमित प्रयास। तो सफलता तो उन्हीं को मिलेगी जो केवल एक दिन प्रयास करके रह जाए, सोचेगा कि क्या बोलते हैं मैं आज एक पार्ट को पढ़ लूं और इसी को पढ़ के मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूं, तो ऐसा संभव है क्या। उसे तो प्रत्येक पार्ट, प्रत्येक सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो नियमित प्रयास, लगातार प्रयास, बिना चुके प्रयास। जैसे ऊपर के प्रश्न में हमने पूछा था क्या आप निश्चित समय पर उठते हैं, उसी तरह क्या आप निश्चित समय अपने पढ़ाई को देते हैं। निश्चित यानी उतना समय देना है यानी देना है, और वो भी एक दिन दो दिन नहीं, जब तक कि आपको सफलता हासिल ना हो तब तक। इच्छा का उदय होना और पालन करना, आपके मन में जैसा ही इच्छा उत्पन्न हुआ तो उसके लिए उसका पालन करना, यानी उसको दबाना नहीं है। कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जैसे किसी को हवा में उड़ना है, तो क्या हमारे पास पंख है? नहीं है, तो उसकी इच्छा वहां मर जाएगी। परंतु जो दृढ़ इच्छा शक्ति वाला है वह यह सोचेगा कि मैं किस तरह उड़ सकता हूं, तो मैं पायलट बन सकता हूं। और पायलट बनने के लिए जो उसको आवश्यक संसाधन की आवश्यकता है उसको इकट्ठा करना चालू करेगा। जैसा किसी पायलट बनना है तो उसको भौतिकी का ज्ञान होना चाहिए, तो भौतिकी को पढ़ने के लिए गणित का ज्ञान होना चाहिए, तो 10वीं से आगे वो गणित लेकर पढ़ेगा। कॉलेज में वो क्या कहते हैं एरोडायनामिक्स की क्लास कॉलेज ज्वाइन करेगा। इस तरह से तो जो इच्छा होगा उसका पालन करना आवश्यक है। भ्रम व सम्मोहन से बचना। हमको हम का आशा है, जैसे कि मैं पहले ही बोला और अभी भी बार बार बोल रहा हूँ, जो हमारे आइडल हैं, जो हमारे नेता हैं या जो हमारे हीरो हैं, वह ओरिजिनल हो, वास्तविक हो, ना कि स्क्रीन वाले। उनकी चमक धमक से आकर्षित होकर उनकी तरह व्यवहार करना यह श्रेयस्कर है कि वास्तविक जो हीरो हैं, वास्तविक जो नेता है, उनका आचरण को हमको फॉलो करना है। बाधाओं को समझना व उन पर विजय पाना। बाधाएं तो निश्चित रूप से आएंगी और उन पर विजय हमको मिलेगी ही। ऐसा दृढ़ इच्छा, दृढ़ शक्ति अपने अंदर रखना है और उनको एक एक करके उनको क्या करना है, उन पर विजय प्राप्त करना है। साहस का आत्म, कभी भी किसी परिस्थिति में न घबराना। पूर्व की गलतियों से सीखना। निश्चित रूप से गलती वही करता है जो प्रयास करता है। जो केवल एक जगह बैठे रहेगा, क्या उससे गलती होगा?
चीज को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न करेगा उससे गलती होगा। गिरते वही हैं जो प्रयास करते हैं। तो जो गिरेगा वह इसका निश्चित है कि वह प्रयास करता है। तो अपने प्रयास करने में जो गलतियां हुई हैं उससे सीख लेते रहना है। ईमानदारी पूर्वक प्रयास व मूल्यांकन करना। अपने प्रयास का जो हम कोशिश कर रहे हैं क्या वह उचित है, क्या हम अपने ही बनाए हुए मापदंड पर सही खरे उतर रहे हैं, इसको ध्यान में रखना। वर्तमान में जीवंत रहना। वर्तमान में जीवंत रहने का आशा है दिवा स्वप्न से बचना। खासकर इस वर्तमान में जीवंत रहना को यहाँ इसलिए रखा गया है क्योंकि अभी सभी क्या है, टीनेजर्स हैं, जो बच्चे आप लोग हैं। और इस ग्रुप में साइकोलॉजी में माना जाता है कि दिवा स्वप्न बहुत ज्यादा होता है। दिवा स्वप्न मतलब बैठे बैठे ही यह सोचने लगना कि मैं यह चीज चाहता हूँ और मैंने उसको प्राप्त कर लिया है और मैं अब ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये विचार मन में घूमते रहते हैं। और बाहर बैठा व्यक्ति उस बच्चे को देखकर ही समझ जाएगा कि यह अपने ख्यालों में ही गुम है। तो दिवा स्वप्न से बचना है। स्वप्न बहुत महत्वपूर्ण है। स्वप्न हमें एक दिशा बनाए रखने में मदद करता है, परंतु दिवा स्वप्न से बचना है। हम कुछ देर दिवा स्वप्न में अगर भटक जाएं तो हमें उसमें आनंद आने लगता है और फिर दिवा स्वप्न में रहने का समय बढ़ता जाता है और वह वास्तविक दुनिया के जो जहाँ पर मेहनत उसको करनी है अपने सपने को प्राप्त करने के, उससे दूर हटते जाता है। तो हमें दिवा स्वप्न से बचना है और वर्तमान में जीवंत रहना है। संशय न करने अपने लक्ष्य पर विश्वास करना है। जो लक्ष्य आप निर्धारित किए हो पहले तो सोच समझ के अपने इच्छा और सपने को देखकर लक्ष्य निर्धारित करना है। और एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लिए तो उसमें संशय नहीं करना है, क्योंकि आपको पूरे समाज में टांग खींचने वाले बहुत मिलेंगे, प्रोत्साहित करने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो हमेशा ये दिमाग में रखना है कि मैंने जो लक्ष्य तय किया है वह मेरे लिए, क्योंकि आप जब लक्ष्य तय करेंगे तो आपने सामर्थ्य, आपने शक्ति को देखकर ही लक्ष्य तय करेंगे। तो उसमें संशय नहीं करना है। अपने लक्ष्य पर क्या है, किसी प्रकार का संशय नहीं करना है। अगर संशय उत्पन्न हुआ तो आप उस पर, आपकी इच्छा शक्ति उस पर केंद्रित नहीं हो पाएगी, आप उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ध्यान से इच्छा शक्ति और इच्छा शक्ति से ध्यान को बढ़ाना, तो ये एक आध्यात्मिक पहलू है। तो ध्यान के अलग अलग तरीके हैं। योग में उनका आश्रय लेना, तो ध्यान से निश्चित रूप से इच्छा शक्ति बढ़ती है और इच्छा शक्ति ही ध्यान में केंद्रित रखने में भी मदद करती है। दोनों एक दूसरे के को बढ़ाते हैं। काल्पनिक भय से बचना। कुछ समस्याएं उत्पन्न होती नहीं है, परंतु हम उसको उत्पन्न कर लेते हैं। मन में ही ऐसा सोच लेते हैं कि ऐसी समस्या आ जाएगी, यह कार्य करूंगा तो ऐसी समस्या आ जाएगी। कोई मान लो छोटा सा बिजनेस प्रारंभ करना है, तो बिजनेस प्रारंभ करने से पहले ही अगर सोच लो कि इस बिजनेस में ये मेरे को समस्या आ जाएंगी, मैं इसको सामना नहीं कर पाऊंगा, इस तरह के भय से काल्पनिक भय से बचना है। शारीरिक ऊर्जा का क्षय रोकना, यह भी कुछ आध्यात्मिक पहलू से बंधा हुआ है। शारीरिक ऊर्जा का क्षय रोकना मतलब जैसे दिवा स्वप्न भी देखना भी एक शारीरिक ऊर्जा को, और एक स्टूडेंट के रूप में हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना आपके शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करता है। तो शारीरिक ऊर्जा हमेशा को क्षय होने से रोकोगे तो आपकी इच्छा शक्ति हमेशा प्रबल रहेगी। प्रेरणा प्राप्त करना। प्रेरणा भी किसका प्राप्त करना है, जो आपकी इच्छित वस्तु है उससे संबंधित प्रेरणा प्राप्त करना है। प्रेरणा प्राप्त करने का और तरीका है कि आप जो तय किए हुए हो इसमें एक छोटा छोटा, जैसे आप कहते हैं यहाँ से दिल्ली जाना चाहते हो, तो यहाँ से सबसे पहले रायपुर गए, रायपुर एक आपका स्टॉपेज हो गया। फिर रायपुर से आप कहते हैं भोपाल गए, भोपाल आपका एक स्टॉपेज हो सकता है। भोपाल से आप
आगरा गए, आगरा एक स्टॉपेज हो सकता है, फिर आगरा से आप दिल्ली पहुंच गए। तो ऐसे छोटे छोटे स्टॉप बनाना, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए ऐसे स्टॉप बनाना जिस पर पहुंचकर आपको उत्साह महसूस हो कि मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा हूं और निश्चित रूप से उसको प्राप्त कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ तक पहुंच गया मतलब वहां तक पहुंचूंगा ही। तो एक छोटे छोटे स्टॉप बनाना जो आपको उत्साह दे, जिस पर पहुंचकर आपके लक्ष्य प्राप्ति का संकल्प पूरा होता हुआ नजर आए। तो ऐसा प्रेरणा प्राप्त करना है आपको। सकारात्मक सोच रखना है, हमेशा सकारात्मक सोच रखना है, नकारात्मक सोच से बचना है। और साथ ही सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों के साथ उठना बैठना करना है, नकारात्मक व्यक्तियों से दूर रहना है। तो ये कुछ प्रयास हैं जिनसे हम अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और कुछ बिंदु है निरंतरता। निरंतरता अति आवश्यक है। मैं पहले ही बोला हूँ, कोई कार्य तो प्रारंभ हर कोई करता है, इच्छा तो हर कोई के मन में रहता है, सपना तो हर कोई देखता है और उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास भी हर कोई करता है, परंतु उनमें कमी रह जाती है निरंतरता की, सतत प्रयास की, सतत मेहनत की। तो सतत मेहनत करने वालों को ही भाई कोई किसी को कब सपोर्ट कर सकता है, जब वो खुद किसी चीज को प्राप्त करने का प्रयास करे। किसी को खाना जबरदस्ती तो उसके मुंह में नहीं ठूस सकते, अगर वो खाना चाहेगा तभी आप उसको खिला सकते। वैसे ही इच्छा शक्ति ही भी हमारी कब मदद करेगी, जब खुद हम उसमें निरंतर रहेंगे। तब अच्छी शुरुआत करना, तो सफलता एक अच्छा शुरुआत सफलता की को निश्चित करती है। अगर हमारी शुरुआत अच्छी है तो सफलता भी निश्चित रूप से अच्छी होगी। तो हमारे अच्छी शुरुआत का आशा क्या है? अपनी इच्छा को सामर्थ्य के अनुसार लक्ष्य में बदलना, लक्ष्य को के लिए मेहनत करना, प्रयत्न करना, परिश्रम करना, एक निश्चित दिशा निर्धारित करना, क्योंकि मेहनत तभी सफल होगी जब उसकी दिशा निश्चित होगी। यानी उदाहरण के लिए मैं कहूँ तो आप बहुत पढ़ते हो, बहुत ज्यादा पढ़ते हो, सुबह उठ के पढ़ते हो, दोपहर को पढ़ते हो, रात को भी पढ़ते हो, परंतु आप पढ़ क्या रहे हो? आपको बनना है, मान लो आपको कहते हैं इंजीनियर बनना है, आप सुबह कहानी पढ़ रहे हो, दोपहर को कहते हैं कविताएं पढ़ रहे हो, रात को कहते हैं कुछ पत्र पत्रिकाएं पढ़ रहे हो, तो क्या आपको सफलता मिलेगी? एक दिशा होना चाहिए। मेहनत तो आप कर रहे हो, पढ़ रहे हो, बहुत पढ़ रहे हो, आपको उस पर जनरल नॉलेज बढ़ रहा है, परंतु आपको यहाँ पर जनरल नॉलेज से ज्यादा जरूरत क्या है? गणित की जरूरत थी, आपको भौतिक की जरूरत थी। तो गणित को, भौतिक को, विज्ञान को पढ़ना आपको जरूरत था। तो ये दिशाहीन मेहनत कोई महत्व का नहीं है। आपकी मेहनत में क्या होना चाहिए? दिशा होना चाहिए, और प्रॉपर मेहनत करोगे तभी आपकी इच्छा शक्ति आपको मदद कर पाएगी। और अंत में है आध्यात्मिक सहारा, योग, ध्यान इत्यादि। तो इन सब के लिए आपके पास विवेकानंद जी से जुड़े हुए बहुत सारे गुरु आप लोग के पास होंगे। जैसा कि गोपी ने बताया है, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी का आप लोग के साथ सहयोग है, तो वहां से आप लोग योग, ध्यान जैसे अनेक चीजों का अध्ययन कर सकते हैं जो आपकी इच्छा शक्ति को प्रबल करेगा। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी, और ये सब करने से आप लोग को निश्चित रूप से आपकी सफलता में सहायक होंगे। तो इन्हीं कुछ बिंदुओं को मैं लेकर आप लोग के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ कि इनमें से कुछ आपके काम के हों, और इनमें से कुछ अच्छी आदतें आप इनमें से ग्रहण कर पाएं और अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा पाएं, क्योंकि इच्छा शक्ति सभी के में होती है। तो जिस तरह से एक बीज जमीन में डालने पर वह वृक्ष का रूप लेती है, तो वृक्ष अगर उसे बनाना है, इच्छा शक्ति आपके में है, उसको बढ़ाना है, तो आपको उसको सही जल, सही खाद
यानी सही दिनचर्या, सही अनुशासन, सही समय और सही मेहनत आपको प्रदान करना पड़ेगा, तभी आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी और हर इच्छित वस्तु को आपको प्राप्त करने में आपकी मदद करेगी, आपको सफल करेगी। हाँ, हेलो, मेरा आवाज आ रहा है क्या? मेरा एक प्रश्न था। हाँ सर, ये दीवा स्वप्न को थोड़ा और क्लियर करिए, क्योंकि पिछली कक्षा में बच्चों को थोड़ा ज्ञान मिला था कि हमें दीवा स्वप्न यानी जो हमें बनना है वो अपने मस्तिष्क में दिन भर हमें घूमते रहना चाहिए, उसके बारे में हमें सोचकर रखना चाहिए, ऐसा पिछली कक्षा में बच्चों ने पढ़ा था। और आपने इस पे थोड़ा सा बताया कि हमें उस पर थोड़ा हटके रहना चाहिए, तो ये आपने भी सही बोला और जो पिछली कक्षा में था सर ने भी सही बोला, तो इन दोनों को थोड़ा क्लियर करिए सर, ताकि बच्चों में संकोच ना रहे। ठीक है, क्या है, स्वप्न देखना बहुत जरूरी है। पहले तो मैं बोला हूँ, इच्छा करना, स्वप्न देखना अपने लक्ष्य निर्धारण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु साइकोलॉजी में दिवा स्वप्न एक विकार के रूप में देखा जाता है। दिवा स्वप्न का आशय है, किसी बच्चे को आप देखे होंगे, खासकर मतलब जैसे ही वो 9वीं 10वीं में ही पहुंचता है, बैठा है कक्षा में, क्लास चल रहा है, परंतु वह अपने विचारों में खोया रहता है। तो देखो, स्वप्न देखना अलग चीज है। जैसे न्यूटन, आइंस्टीन, ये क्या है, अपने जो प्रयोग कर रहे हैं उनके विचारों में वो गुम रहते थे। उनका दिवा स्वप्न नहीं है, वो वास्तविक जो कर रहे थे उसके बारे में सोच रहे थे। समझ रहे हो ना? मान लो तुम घर में एक टॉर्च बना रहे हो और वो काम तुम्हारा अधूरा रह जाता है। एक टॉर्च बना रहे थे, टूटे फूटे चीजों से टॉर्च बना रहे थे और वो काम तुम्हारा अधूरा रह गया, उसको छोड़ के तुम स्कूल चले गए। स्कूल में अब तुम्हारा दिमाग किसमें है? टॉर्च में। तो टॉर्च पे तुम वास्तविक काम कर रहे थे, तुम उसको बना रहे थे, ये तुम्हारा दिवा स्वप्न नहीं है ना? इसकी कामना तुम कर रहे हो, वो कार्य हो रहा है तब उसकी कामना कर रहे हो। तो ऐसे सपना जो वास्तविक में ना हो और उसी पे घूमते रहना, मतलब ये सोच लेना कि मैं पढ़ा, उसके बाद 12वीं निकला और मैं क्या कहते हैं मस्त इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश ले लिया और उसके बाद कॉलेज गया और वहां पर से मेरे को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, ये जो सोचना है ये वास्तविक नहीं है, ये हो नहीं रहा है। तो जो सपना आप देख रहे हो, जो कार्य हो रहा है, उसके बारे में सोचना अलग चीज है। और दिवा स्वप्न क्या है? दिवा स्वप्न वास्तविक नहीं होता, वह पूरी तरह से आपके मस्तिष्क में होता है कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा होगा, ऐसा हो गया। दिवा स्वप्न क्या कराता है? ऐसा हो गया, वो आनंद देता है। दिवा स्वप्न क्या, आदमी दिवा स्वप्न में क्यों पढ़ता है? क्योंकि वो आनंद देता है। हम कोई भी कार्य कब करते हैं? जब उसमें हमको आनंद मिलता है। किसी बच्चे को बोलोगे कि पढ़ने के लिए, तो पढ़ने नहीं बैठता। कार्टून लगा दूंगा बोलोगे तो तुरंत बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको आनंद मिलता है। तो आपको उसमें आनंद खोजना है, तब आप उसमें लगे रहोगे। तो दिवा स्वप्न क्या करता है? आनंद देता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं लक्ष्य में पहुंच गया, मतलब मैं इंजीनियर बन गया और मैं एक बड़ी सी कार में घूम रहा हूं, ऐसा वो सपना देख रहे हैं, वो दिवा स्वप्न है। ठीक है? तो ये वास्तविकता से जो अलग रहता है उसे दिवा स्वप्न कहते हैं। स्वप्न देखना जरूरी है, स्वप्न दृष्टा होना चाहिए, यानी अपने सपने को अपने अंदर जगाए रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कक्षा चल रहा है और हम खोए हुए हैं किसी इसमें कि मैं आज इंजीनियर बन गया और कार निकाला हूं और घूमने निकल गया हूं। ये दिवा स्वप्न है जो वास्तविक नहीं है। सपने क्या है? तो जो मैं पहले बताया, आइंस्टीन या न्यूटन दिन भर सोच में डूबे रहते थे, वो उनका दिवा स्वप्न नहीं था, वो उनका वास्तविक सपना था। जिस पर वो कार्य कर रहे थे उस पर विचार कर रहे थे। तो ऐसे विचार जिस पे कार्य नहीं हो रहे हैं, है ना, और जिसको मतलब लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, ऐसा विचार दिन भर घूमते रहता है। आप दिवा स्वप्न जब देखते हैं तो दिवा स्वप्न में खुशी मिलती है। खुशी क्यों मिलती है? जब आप खुशी कब मिलेगी? जब आप लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। तो दिवा स्वप्न थोड़ा अंतर है। साइकोलॉजी में अगर पढ़ेंगे तो दिवा स्वप्न क्या है? विकार है। इसमें दिवा स्वप्न आदमी सोचता है कि मैं बन गया, जैसे उदाहरण दिया कि मैं इंजीनियर बन गया और एक बड़ी सी कार ले ली, वो वास्तव में है नहीं। हाँ, अगर वह सोचता कि मेरे को इंजीनियर बनना है और मेरे को विश्वसनीय दिख रहे हैं मेरे को,
विश्वेश्वरैया की तरह मेरे को कार्य करने हैं, उनकी तरह मेहनत करनी है। तो ये दिवा सपना नहीं है, परंतु ख्यालों में खो जाना, और ख्यालों में तभी खोएगा आदमी जब उसमें खुशी मिलेगी। तो खुशी कब मिलती है? जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो दिवा स्वप्न में आदमी लक्ष्य की प्राप्ति हो गया ऐसा सोचकर उसमें लगा रहता है, तभी उसको खुशी मिलती है और उसी में वो खोए रहता है। ठीक है, तो दिव्य स्वप्न देखना जरूरी है। स्वप्न दृष्टा होना चाहिए, सपने को साकार करने वाला होना चाहिए, परंतु उस सपने से जो लक्ष्य की प्राप्ति को हो गया, पा गया करके सपना देखना, ये क्या है? दिवा स्वप्न है। तुम सबने इसको पुस्तकों में पढ़ा होगा या व्हाट्सएप में पढ़ा होगा या कहीं भी। ये कहते हैं सीबीएसई वाले लोग खासकर जान रहे होंगे कि कक्षा 2 या 3 कक्षा में पढ़ाया जाता है। इंग्लिश में एक कहानी है कि एक क्या कहते हैं, भिखारी रहता है, वो भीख मांगता है और एक दिन उसको आटा का एक पोटली मिल जाता है, एक लकड़ी के पात्र में वो आटा मिल जाता है उसको खूब, एक घर से जिसमें वो मांगता था भीख, उसमें एक पूरा भर के उसको आटा मिल जाता है और वो आटा को लेके घर आता है। फिर उसके बाद अपने खाट के ऊपर में टांग देता है और उसे सपना देखने लगता है कि मैं इस आटे को बेचकर कुछ पैसे लिए, कुछ पैसे से एक बकरी खरीदी, एक बकरी से मैं दूध बेचने लगा, फिर दूध से और बकरियां खरीदी और ऐसे बहुत सारी बकरी हो गई। फिर ऐसा करते सपना देखते देखते उसको ऐसा लगा कि कहते हैं उसकी बकरी को कोई चोर चोरी करने आए हैं और एक डंडा वो चोर को मारता है और डंडा कहाँ पड़ जाता है? उसके आटे के पोटली में, और वो आटा फूट जाता है। न रहा आटा, न रहा उसका स्वप्न। तो ये ऐसा मतलब नहीं होना है, मतलब वो सोच लिया कि मेरे को मिल गया। तो दिवा सपना कब कहलाएगा? जब वो उसमें आनंद प्राप्त करने लग जाए, यानी जो उसका लक्ष्य था उसको मैं प्राप्त कर लिया, ऐसा सोच के जो सपना देखा जाता है उसे दिवा सपना कहते हैं। ठीक है, तो दिवा सपना साइकोलॉजी में विकार है। वो शब्द के चयन में थोड़ा अंतर हो गया होगा, है ना। सपना देखना जरूरी है और उस सपने को अपने अंदर हर पल जीवित रखना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं ऐसा आंख बंद करके या फिर मेरा आंख खुला है लेकिन मैं सामने नहीं देख रहा हूँ, मैं किसी में गुम हो गया हूँ, ये दिवा सपना है। तो किसी चीज को प्राप्त करने का विचार मन में रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे आसपास क्या हो रहा है सब चीज भूल जाओ। भाई उसके ऊपर काम करना या उसको कैसे प्राप्त करना है, इसको सोचना अलग चीज है, और उसको प्राप्त कर लिया कह के सोचना अलग चीज है। तो मेरे विचार से ये है। अब और भी ज्यादा यहाँ पर सक्षम लोग हैं जो इस पर और कुछ अपनी बात रह सकते हैं, तो प्रोफेसर लोग से हैं, तो मैं निवेदन करता हूँ, अगर मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैं सही हूँ। मैं जैसा सोचता हूँ या मैं जैसा पढ़ा था कहीं उस हिसाब से मैंने कहा, तो मैं गलत भी हो सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको पहले जिन्होंने पढ़ाया या उन्होंने जो कहा सपना देखना जरूरी है और नियमित उसके बारे में सोचना जरूरी, ये सही है। परंतु जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ और कोई अभी अब सोचने लग गया कि हाँ मैंने तो ये प्रयास किया, ये प्राप्त कर लिया, और उसको पता ही चल रहा है कि हाँ हम क्या बात कर रहे हैं, तो ये दिवा सपना हो गया। जी सर, धन्यवाद सर, समझ में आ गया दोनों में अंतर। धन्यवाद गोपी सर जी प्रश्न। मैं इस कार्यक्रम को ये अंतिम में मैं आदरणीय डॉक्टर को विवाद देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सर धन्यवाद। नमस्कार सर। नैतिक शिक्षा के क्लास में मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत अच्छा क्लास चल रहा है और अभी मैं पूरा व्याख्यान सुन रहा था। आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी गौतम सर हमारे बीच जुड़े हुए हैं। बहुत ही सुंदर उदाहरण के माध्यम से, पावर पॉइंट के माध्यम से एक एक बात को, एक एक बिंदु को आपके सामने रख किताब है, आप लोग जरूर पढ़िएगा। उस किताब का नाम है दिवा स्वप्न और लेखक हैं गिजू भाई बधेका। सर गिजू भाई बधेका। जी सर, जी सर, मैं पढ़ा। भाई महान
देश के महान शिक्षा शास्त्री हैं और इन्होंने लिखा है दीवा स्वप्न, एक किताब लिखा है। मेरे पास वो किताब है, अगर कोई पढ़ने की इच्छुक है तो मुझसे ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात सर ने बताई और आज का उनका विषय रहा कि सफलता का रहस्य दृढ़ इच्छा शक्ति। तो बच्चों, जो कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं आप लोगों के बीच में नैतिक शिक्षा का, उसका उद्देश्य है कि कैसे आपको हम मोटिवेट कर पाए। आप नियमित रूप से अपने विषय की पढ़ाई कर रहे हैं, परंतु विषय की पढ़ाई करते करते आपको बीच बीच में प्रोत्साहन भी जरूरी है कि आपका मन लगा रहे। तो सर ने बहुत अच्छा कहानियों के माध्यम से, दशरथ मांझी के माध्यम से, जायसवाल IAS अधिकारी के माध्यम से और विभिन्न उदाहरणों से, अनेक वैज्ञानिकों के माध्यम से अपनी बात को रखी। उन सबका उद्देश्य एकमात्र था कि आप कैसे मोटिवेट हों, कैसे आप अपने दिनचर्या का पालन करें और कैसे समय के पाबंद हों। देखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति शब्द से ही ये स्पष्ट हो जाता है कि आपने जो सोचा उसमें आप टाल मटोल नहीं करेंगे। हम लोग क्या अक्सर पाते हैं कि परीक्षा में कोई हमसे ज्यादा नंबर पा जाता है तो हम बहाने खोजते हैं कि मुझे ऐसा हो गया इस साल, वरना देखते मैं कितना नंबर पाता। ठीक है, इस साल तो हो गया, अगले साल देखना, ऐसा पढ़ाई करूंगा कि मेरे से ज्यादा कोई नहीं पाएगा। अब अगले साल भी यही गुजर जाता है जैसे इस साल गुजरा। उसका कारण है कि हम जो योजना, एक तो योजना नहीं बनाते। अगर योजना बना लेते हैं तो सर ने जैसे कहा कि हम मौखिक प्लान बनाते हैं, उसको क्रियान्वित नहीं करते। और जब तक आप कोई सपना देखते हैं और सपने को आप अमली जामा नहीं पहनाएंगे तो वो कार्य के रूप में परिणित नहीं होगा। सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सपना के बाद उसको मूल रूप में लाना ये महत्वपूर्ण है। सब चाहते हैं मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं प्रोफेसर बनूं, मैं अधिकारी बनूं, लेकिन एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक प्रोफेसर, एक अधिकारी जितनी मेहनत करता है या उस पद के लिए जितनी मेहनत की आवश्यकता है, क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हैं? इसकी समीक्षा जरूरी है, चिंतन जरूरी है। एक दिन में आपके पास 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे को आपने कैसे व्यतीत किया, इसका चिंतन रात को होना चाहिए, सोने के पहले, कि आज मैं सवेरे उठा तो सवेरे से लेकर अभी तक मैंने कितने घंटा अपनी उन्नति में लगाया और कितने घंटा व्यर्थ गंवाया। तो जब स्वचिंतन और आत्मचिंतन करेंगे तो आप जान जाएंगे कि मैं कितना समय अपने लिए, अपनी उन्नति के लिए निकाल रहा हूं। ये रोज जरूरी है, नियमित रूप से जरूरी है। तो जब ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके समय का सदुपयोग होता जाएगा और आप अपने लक्ष्य के करीब होते जाएंगे। APJ अब्दुल कलाम जी पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने देहरादून के एयरफोर्स में पायलट के लिए फॉर्म भी भरी, एग्जाम भी दिलाया, लेकिन उनके अंक कम आ गए और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तब उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मन में सोचा, ठीक है मैं पायलट नहीं बना तो क्या हुआ, मैं खुद ऐसा यान बनाऊंगा जो आसमान में उड़ेगा। मैंने पायलट बन के चलाऊंगा नहीं, मैं वायुयान ही बना दूंगा। और उन्होंने मिसाइल बना दिया और वो मिसाइल मैन कहलाए। बचपन के बारे में आप उनको जानना चाहेंगे, अत्यंत गरीब, और उनके पिताजी एक मछुआरा थे, यद्यपि जाति के मुसलमान थे, मछुआरा थे, मछली मारने काम करते थे। वो भी पिताजी के साथ जाया करते थे। थोड़े बड़े हुए तो वो पेपर बेचा करते थे। और इस आर्थिक तंगी से उनके घर में लाइट नहीं थी, पक्का घर नहीं था, बिल्कुल दारिद्र जीवन जीते थे, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति
ऐसी थी कि मैं आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा। आज हम बहाना खोजते हैं कि हमारे पास ये कमी है, वो कमी है। तो जो आपके पास कमी है उसी को हथियार बना के आप उससे ऊपर जा सकते हैं। आपने अमिताभ बच्चन का नाम सुना होगा, बहुत लोग पहचानते होंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई जुड़े होंगे बच्चे जो अमिताभ बच्चन को नहीं पहचानते। ये आकाशवाणी में नौकरी के लिए गए कलकत्ता में, तो इनको रिजेक्ट कर दिया गया। इनको कहा गया कि आपकी आवाज इतनी मोटी है कि इस आवाज को तो कोई सुनना ही पसंद नहीं करेगा, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं किया गया। और देखिए वही अमिताभ बच्चन आज आवाज के बादशाह हैं, आवाज के जादूगर हैं। उनके आवाज में ऐसी कशिश है, ऐसा क्षमता है प्रेषण की कि एक सीधा हमारे दिल के अंदर उतरता है। अब आवाज के नाम से, संवाद के नाम से, डायलॉग के नाम से अमिताभ बच्चन जी आज सदी के महान हैं। तो आप में जो कमियां हैं वो कमियां ही आपकी विशेषता है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मेरे अंदर कुछ कम है। आप उस कमी को उभारिए। आपको लगता है, ऐसा लगता है कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं बनती, तो अभ्यास शुरू कर दीजिए लिखने की। और लिखते 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 आप देखेंगे कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी बन जाएगी। आपको गीत गाना नहीं आता तो आप गीत गाना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर बाद आप बहुत अच्छे गायक हो जाएंगे। आपको ठीक से पढ़ना नहीं आता, हकलाते हैं, तुतलाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो आप बार बार पढ़ना शुरू कर दीजिए, बार बार बोलना शुरू कर दीजिए। तो ये आप में जो कमियां आप देखते हैं वही कमियां आपकी विशेषता में। तो बच्चों, ये क्लास रखने का मतलब है नैतिक शिक्षा, कि आप अपनी पढ़ाई को और बेहतरीन तरीके से कर सकें, क्योंकि इतने विद्वान लोग आपके पास जुड़ते हैं। शिक्षक गौतम सर जो अभी आपके सामने अपनी बात रखी, कितनी मेहनत किया है उन्होंने और कितने अध्ययन किए हैं। आज वो विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। तो ऐसे लोग जो अपने जीवन के निचोड़ को आपके सामने रखते हैं, तब आप प्रेरित होते हैं। आप लोग उन सौभाग्यशाली लोगों में हैं जो हम लोगों के समय ऐसी स्थिति नहीं थी और ऐसा सुनने को हमको नहीं मिलता था, कोई बताने वाले नहीं थे। और आप लोगों को माने एक से एक विद्वान आकर इतनी अच्छी बातें बता रहे हैं कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में शीघ्रता से आगे बढ़ सकें। तो बच्चों, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी इसी तरह से जुड़े और नैतिक शिक्षा को जरूर अटेंड करें। नैतिक शिक्षा को कमजोरी ना समझें। मैं देख रहा था, मैं जुड़ा तो 29 लोग जुड़े हुए थे, अभी 25 लोग जुड़े हुए हैं। 4 लोग मेरे बोलने के दौरान ही गायब हो गए। तो इसका मतलब है कि वो उनको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है, या मैं जो बात कर रहा हूँ तो उनके दिमाग में जा नहीं रहा है कि वो क्या सुनना चाहते हैं। वो यहाँ से लेफ्ट होके मुझे नहीं पता कि कितना बहुमूल्य रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, या सोना चांदी हीरा मोती या रुपये पैसे कमा लेंगे, नहीं, गप मारेंगे। 4 लोग अभी मेरे बोलने के दौरान ही लेफ्ट हो गए। तो ज्ञान की जो बात बताएंगे किसी को तो वो अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कि गप मार रहे हैं, देखो बड़े बोल रहे हैं, प्रोफेसर बन गए। तो ये बात नहीं है। बात है कि कौन सी बात आपके अंदर प्रवेश कर जाए और आप अपने जीवन में उस बात को पकड़ लें, छोटी बात को, और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करके बहुत बड़े पद में चले जाएं और सुखमय जीवन जिए। ये हमारी कामना है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गौतम सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छी जानकारी दी। और गोपी कश्यप जी को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छी आपने माहौल, वातावरण का निर्माण किया है और इसमें ज्ञानवान लोग आ रहे हैं, बच्चों को अच्छी सी बातें बता रहे हैं और आप बेहतरीन गणित को समझा रहे हैं। मैं फीडबैक लेते रहता हूँ बच्चों से। आप बहुत बहुत बधाई आपको, और कार्यक्रम के संचालक को भी बहुत बहुत बधाई, और सभी बच्चों को मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद सर।
धन्यवाद सर जी। कार्यक्रम को समापन करते हुए मैं गोपी कश्यप सर को धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद ज्योत्सना। मेरी आवाज आ रहा है? यस सर। इस कार्यक्रम में उपस्थित आप समस्त लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारा इस कार्यक्रम में सहयोग दिया। मैं विशिष्ट रूप से गौतम सर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे अत्यंत खुशी हो रहा है कि गौतम सर मेरे गुरु हैं, जिनके सानिध्य में मैंने पढ़ाई किया है विज्ञान विषय का, और उनसे मोटिवेट होकर, क्योंकि मेरी ये जो गणित की पढ़ाई है, मैं बताना चाहूँगा ये मेरे कक्षा 10वीं और 10वीं के ही टीचरों का सब मेहनत है कि मैंने टीचरों से ही मोटिवेट हुआ और मोटिवेट होके इतनी अच्छी पढ़ाई की। मैं कक्षा 8वीं से पीछे की क्लास की अगर बात करूं तो मैं उतना आगे नहीं था जितना आज आगे हूं। तो मैं कक्षा 9वीं से आगे बढ़ना स्टार्ट किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कक्षा 9वीं से आगे बढ़ा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण, हालांकि मेरे माता पिता तो थे, साथ में मेरे गुरु थे जिन्होंने मुझे एक एक बात को बताया कि लोग कैसे आगे बढ़ते हैं। गौतम सर की एक कही बात आज भी मुझे याद है कि सर बोले कि देखो, अगर कोई सफलता प्राप्त करता है तो उसमें माता पिता का कुछ % हक जरूर रहता है। तो मैंने सोचा कि माता पिता इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मैंने मतलब इसमें ये भी सोचा कि हमारे गुरुओं का भी उसमें हक है, यानी हमारे गुरु ने कुछ नई बात बताई और उनको पकड़ते गया और मुझे कुछ अच्छा करना है। आपको मैं बता दूं, आप लोग सुने हैं कि मैं कक्षा 10वीं में, हालांकि अतिशयोक्ति है बताना, लेकिन बात निकल गई तो बताना चाहूँगा कि मैंने कक्षा 10वीं में गणित विषय में 100 में 100% माने 100 में 100 नंबर लाया। तो मैं बताना चाहूँगा कि गौतम सर भी विशेष रूप से, तो मेरा कक्षा 10वीं के जो टीचर थे थवाइस सर, उनसे मैंने अधिक प्रेरणा लिया, क्योंकि मुझे याद है वह दिन कि अर्धवार्षिक जब परीक्षा थी तो मैंने एक गलतियाँ की थी। गलतियाँ क्या की थी? 3-4 एक था, मुझे श्रेणी समांतर श्रेणी था, उसमें मुझे सार्वांतर निकालना था। तो मैं जब 3-4 किया तो जल्दी में मैं उसको +1 लिख दिया, जबकि 3-4 करे तो वो आंसर आएगा हमारा -4। तो वही गलती किया, तो वहीं पर मेरा नंबर कटा था और सर ने आया और पूरे कक्षा में बताया कि देखो इसने क्या गलती की है। तभी से मैंने सोचा कि मैथ्स को ऐसा बनाऊंगा, मैं वार्षिक परीक्षा पे ऐसा लिखूंगा कि एक भी गलती ना हो। और उसी दिन को मैं मतलब प्रेरणा लेके इतनी उस पर लगन लग गया कि एक एक मैथ्स में कहाँ पर गलती होती है, क्या होता है, पूरा उस पर मेहनत करते गया और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं इतनी मेहनत कर लिया कि 100 में 100 मार्क्स आ गए। और इस पर सर का भी बहुत बीच में मेरी चर्चाएं होती थी गौतम सर से कि सर कक्षाएं ऐसे हैं, तो सर बोलते थे कक्षा जो भी रहे, सर ने बात बोला कि अगर आप मेहनत करोगे, चाहे हमारे पास वह टीचर रहे चाहे ना रहे, अगर आप में इच्छा शक्ति है तो आप जरूर आगे बढ़ सकते हो। तो देखो, मैं आज जो सर मेरे को पढ़ाए वही सर आज हमारे बीच उपस्थित है। तो और मैं इन्हीं सर लोगों की प्रेरणा से मैं आज आगे बढ़ पाया हूँ। तो मैं उनके लिए तो जीवन पर्यंत आभारी रहूँगा। साथ में आज मेरे एक आग्रह पर सर आए और इतनी कड़ी मेहनत की और समय की कमी होते हुए भी आपने इतनी अच्छी मेहनत की और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद सर। साथ में मैं पटेल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आपका मार्गदर्शन हमेशा बना रहता है और आपके मार्गदर्शन से ही इतना अच्छे से कार्य चल रहा है और हमारे बच्चों को आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। गौतम सर ने भी बहुत अच्छे से बताए और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं एवं मेरे प्यारे दोस्तों आज यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद।